स्कंदगुप्त नाटक की जो मंचीयता की दृष्टि से हम विचार कर रहे हैं तो इसमें जो प्रेक्षक मालव अवंती दुर्ग की रक्षा करते हुए जो प्रसंग है उसमें भी स्कंदगुप्त की असाधारण वीरता है और देवसेना और विजया का जो अभिभूत करने वाला पक्ष है और उसमें उनके जो भावी प्रणय और संघर्ष का जो आभास मिलता है वो भी रंगमंचीयता की दृष्टि से कहें कि मालव की कथा और वीर और श्रृंगार दोनों के माध्यम से आधिकारिक कथा से किस तरह जुड़ती चली जाती है, ये रंगमंचीयता में प्रभावपूर्ण है। स्कंदगुप्त की असाधारण वीरता और बंधुवर्मा की कृतज्ञता, राष्ट्रभक्ति की भावना का जो सम्मिलित भाव है, जो प्रभाव है, वो भी हमें स्कंदगुप्त की रंगमंचीयता में एक सार्थक और कहीं प्रभावपूर्ण रूप में हमें दिखाई देता है, जिसमें स्कंदगुप्त का अभिषेक भी एक स्वाभाविक घटना के रूप में परिलक्षित होता है। स्कंदगुप्त और बंधुवर्मा का रंगमंचीयता की दृष्टि से अगर हम देखें तो उसमें बंधुवर्मा और स्कंदगुप्त का जो हुणों के आक्रमण का सामना करने जाना और बंधुवर्मा की मृत्यु और कुंभ के बांध की घटना, इस तरह की जो कार्य कारण श्रृंखला से आबद्ध दिखाई देते हैं घटनाएं, वो अभिनय और इस रंगमंच में अपना कहें वास्तविक रूप उस देने में सक्षम होते हैं। इसमें जो स्कंदगुप्त के देवसेना और विजया के साथ के जो प्रणय प्रसंगों का नियोजन हुआ है वो भी रंगमंच की दृष्टि से पूर्ण स्वाभाविक है। मंच पर इन प्रसंगों के जो दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं वे प्रेक्षकों को परिस्थितियों से सम्यक रूप से परिचित कराते चलते हैं और इन प्रेम प्रसंगों का नियोजन पर्याप्त तर्क संगत और भावुकतापूर्ण रूप से दिखाई देता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त में मंचन की दृष्टि से कथा वस्तु का पर्याप्त सुगठित और सुनियोजित रूप हमें दिखाई देता है। जहाँ तक इसकी दोष की बात करें, यद्यपि वो मंच पर प्रस्तुत करने के लिए नाटक के अनेक प्रासंगिक दृश्य निकालने पड़ सकते हैं और ऐसे दृश्यों में चतुर्थ अंक के दृश्य 3, 4 और जो 5 विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, ये दृश्य है वस्तु नियोजन की दृष्टि से इस नाटक के अनावश्यक रूप में लगे दिखाई देते हैं। तो ये रंगमंचीय दृष्टि से हम कहें स्कंदगुप्त यद्यपि विचारशील और एक इस तरह का नाटक है जो कि बौद्धिकतापूर्ण है, इसके जो संवाद भी बड़े बड़े हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें रंगमंचीयता का जो पक्ष है वो प्रभावपूर्ण रूप में दिखाई देता है। अब हम इस स्कंदगुप्त नाटक की अभिनय पक्ष पर अगर हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त नाटक जो है वो 140 पृष्ठ का नाटक है और इसके 5 अंक क्रमशः 7, 9, 7 और जो 6 दृश्यों में विभक्त है। यानी पूरा नाटक में 5 अंक और 33 दृश्य हैं। स्कंदगुप्त को रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए अनुमानित जो समय है वो अपेक्षित रूप में कहें कि अभिनय और कार्य व्यापार के लिए हम देखें तो इसमें कम से कम हम 5 घंटे लग सकते हैं और क्योंकि इसमें 14 गीतों के लिए विशेष रूप से 1 घंटा और दृश्य परिवर्तन के लिए 2 घंटे और इस तरह से पूरे नाटक के अभिनय में हम देखें तो 5 घंटे का समय लग सकता है। तो अभिनय की दृष्टि से या कहें दृश्य विन्यास की दृष्टि से अगर बात करें तो स्कंदगुप्त नाटक के लिए इससे पूर्ववर्ती सभी नाटकों से जो दृश्य विन्यास है उसकी अगर हम तुलना करते हैं तो इसमें है वो साज सज्जा वाले दृश्य विन्यास अपेक्षाकृत इसमें अधिक हैं। नाटक में जो अवंती दुर्ग है और जो अनंती देवी का प्रकोष्ठ है और मालव में जो शिप्रा तट है, कनिष्क स्तूप है, इस तरह के जो दृश्य हैं जो 2 या 3 इससे अधिक बार आते हैं। तो इस प्रकार के इन 15 दृश्यों के लिए जो दृश्य विन्यास है वो उसकी अवधि बढ़ जाती है और इस तरह से दृश्य विन्यास यद्यपि आवश्यक है, अन्य दृश्य विन्यास भी आवश्यक है और इनकी संख्या बढ़ने से जो अन्य जो दृश्य विन्यास होते चलते हैं उसमें थोड़ी सी
समय सीमा का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। स्कंदगुप्त के जो दृश्यों का अनुक्रम भी इस प्रकार रखा गया है कि रंगमंच पर उन्हें बिना बीच में अंतराल दिए प्रस्तुत करना बहुत मुश्किल होता है, कष्ट साध्य होगा। जिस तरह हम उदाहरण के रूप में अगर हम देखें कि नाटक के पहले अंक का जो पहला दृश्य है वो स्कंधावार का दृश्य है, और यह दृश्य मंच का जो पर्याप्त भाग को घेर लेता है, और इसके बाद जो राजमंदिर के परिषद के जो दृश्य है उसके लिए पूरे मंच की आवश्यकता होगी। फलतः जो दूसरे दृश्य है उसके लिए पर्याप्त समय लगेगा। तो ये समय का जो योजन है उसमें एक कष्ट साध्यता दिखाई देती है इसको समायोजित करने में। और इस प्रकार हम देखें कि इसके जो अन्य अंक है, जैसे चौथा अंक है उसमें अनंत देवी का प्रकोष्ठ है और न्यायाधिकरण है, तो ये भी हमें देखें कि बिना अंतराल के प्रस्तुत करना कठिन होता है, और अधिक विस्तार न देकर सारे रूप में यही कहना पर्याप्त होगा कि स्कंदगुप्त को यथावत मंच पर प्रस्तुत करना एक बहुत मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि सफलतापूर्वक मंचस्थ करने के लिए इसकी दृश्य योजना, दृश्यों के अनुक्रम में जो पर्याप्त परिवर्तन होता है उसे करने के लिए कष्ट साध्यता हमें दिखाई देती है। और कुछ इसके दृश्य तो इस तरह हैं कि वो लगभग असंभव से दिखाई देते हैं, जैसे कुंभा के बांध का टूटना, सैनिकों को बहते हुए दिखाई देना, रंगमंच की दृष्टि से हमें असंभव से दृश्य हैं ये दृश्य या तो फिल्म के प्रोजेक्टर की मदद से दिखाए पड़ेंगे या अन्य तकनीक से इसका प्रस्तुतिकरण होगा। तो हम ये देखते हैं कि जो स्कंदगुप्त नाटक के अभिनय में हैं वो कुछ अंश तो इस तरह से हैं कि जैसे स्कंदगुप्त के संवाद योजना जो है वो साहित्यिक दृष्टि से भव्य और मनोहर है, लेकिन जब रंगमंच में हम इसकी बात करते हैं तो वो अनुपयुक्त से दिखाई देती है। इस नाटक के जो स्वगतों के संबंध में भी यही बात हमें दिखाई देती है। स्वयं एकांत में बैठकर उनकी दार्शनिक और साहित्यिक भाषा का हम आनंद तो ले सकते हैं, लेकिन उन्हें याद करके मंच पर स्वगत के रूप में बोलना मुश्किल होता है। पहला कार्य जितना आनंदप्रद होता है, दूसरा उतना ही हमें दुस्साध्य और कष्टप्रद लगता है। तो इस तरह एक अन्य पक्ष पर विचार करें कि इसकी गीत योजना जो है, स्कंदगुप्त में 14 गीत हैं और इनमें से अधिकतर गीत है वो मनोरम और प्रसंगानुकूल हैं, लेकिन जो कुछ गीत तो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठतम गीतों में से है। परंतु जहाँ तक नाटक को मंच पर प्रस्तुत करने का, अभिनय करने का प्रश्न आता है तो इनमें से कम 10 गीतों को निकाल देना पड़ेगा, अन्यथा नाटक में लगभग 1 घंटा इन साहित्यिक गीतों के लिए अलग से रखना होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मंचन की दृष्टि से हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि स्कंदगुप्त को यथावत मंचस्थ करना थोड़ा मुश्किल है, और पाठ्य नाटक के रूप में इसकी जो असाधारण महत्ता है उसका हम आस्वादन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस स्कंदगुप्त नाटक की अभिनयशीलता और इसकी रंगमंचशीलता की दृष्टि से साहित्यिक रूप में ये श्रेष्ठ है रूप, लेकिन जब मंचन और अभिनय की बात करते हैं तो इसमें हमें थोड़ी कष्टप्रद या कहें दुस्साध्यता लगता है, लेकिन फिर भी इस नाटक की अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम स्कंदगुप्त नाटक के चरित्र योजना पर बात करते हैं। तो स्कंदगुप्त नाटक के चरित्र में जो मुख्य कहें कि हर नाटककार स्थितियों और वृत्तियों को जैसे स्वरूप अपने रूपकों में उपस्थित करता है और अपने व्यवहारिक संसार में एक मनुष्य की अच्छे और बुरे, उसकी प्रवृत्तियों के अनुरूप उसके सत्य और असत्य आदर्शों के रूप में प्रस्तुत करता है, तो उसी तरह जयशंकर प्रसाद ने भी अपने पात्रों में ये दानव वृत्ति के कारण दुष्ट मार्ग पर पड़ते हुए और किस तरह भय, प्रेम, आत्मशोधन, उपदेश, ये सारे भाव और उसमें आते परिवर्तन को इस नाटक में दिखाने का प्रयास किया है। भट्टार्क, अनंत देवी जो है वो प्रपंच बुद्धि और विजयादि की सृष्टि और परिवर्तन के रूप में दिखाई देते हैं।
स्कंदगुप्त, देवसेना, पर्णदल और बंधु वर्मा है वो उदात्त चरित्र के आदर्श प्रस्तुत करते हैं, जो अपने जीवन में जो द्वंद्व है उनके अंतराल उनके जीवन में चलते रहते हैं, और उससे भी उनके भीतर एक अलौकिकता का प्रकाश जो दिखाई देता है वो अपने आप में अनुपम है। इस स्कंदगुप्त नाटक का जो नायक है वो स्कंदगुप्त है। अगर हम इसके प्रमुख पात्र के रूप में बात करते हैं स्कंदगुप्त की, तो ये स्कंदगुप्त हैं वो नायक के रूप में हैं, जो सच्चा, कर्मवीर और उदात्त चरित्र का धनी है। उनमें कुलशील की उद्यमता के साथ शांत प्रकृति और गंभीर भावना का हमें समायोजन दिखाई देता है, और उनकी अपनी निर्लिप्त कर्मवीरता के बल पर अपनी जो हमारी श्रद्धा और भक्ति के वो आलम्बन बन जाते हैं। नाटककार ने जो पाश्चात्य व्यक्ति और वैचित्र्य का जो प्रभाव है वो किस तरह भारतीय साधारणीकरण के साथ सुंदर समन्वित रूप में दिखाया है, वो संपूर्ण नाटक को एक व्यक्तित्व प्रधान रूप में प्रस्तुत करता है। अन्य सभी पात्र उस प्रमुख पात्र के साथ साथ हमें चलते दिखाई देते हैं, और उसके चरित्र का प्रभाव उन पर पड़ता हमें दिखाई देता है। स्कंदगुप्त वीर, निर्भीक, स्वावलंबी, उदार, कर्तव्यपरायण और व्यवहार कुशल व्यक्ति के रूप में उभर कर आते हैं। आरंभ में उनका संपूर्ण तेज विरक्तिमूलक भावनाओं से प्रभावित है, जो धीरे धीरे उनके व्यक्तिगत जो उनकी विशेषता बनती चलती है। और हम देखते हैं कि कभी स्कंद के सामाजिक जीवन की जो प्रकृत धारा में कभी हमें दिखाई देता है उनकी उदासीनता आती है, और कभी वो विचार गांभीर्य उन पर दिखाई देता है, और किस तरह जो गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकार नियम भी उन्हें चिंतित बनाता है, और उग्र परिस्थितियों में निरंतर युद्ध करते हुए भी किस तरह से वो शांत रहते हैं, और जीवन में जब उनके प्रेम की शीतल छाया का अभाव हो जाता है तब उनकी ये विरक्ति भी समय के साथ किस तरह उद्दीप्त होती है, और किस तरह से समाज के लिए वो घातक न होकर एक ऐसा देवोपम रूप में, सहायक रूप में दिखाई देती है कि देवसेना की और जब वह प्रेम का भौतिक आश्रय नहीं पाते और विरक्ति उनकी है, ऐसी परिस्थिति में भी हमें दिखाई देता है कि उनकी विरक्ति है वो मंगलमय होती है। ये देखें कि वह त्याग की उस उच्च भूमि पर पहुंच जाते हैं जहां असाधारण पराक्रम से जो विजित राष्ट्र को एक तिनके की भांति वो पुरगुप्त को दान कर देने की क्षमता रखते हैं, और उस स्थल पर पहुंचकर हम उनके जो सत्य शिवत्व का भाव हमें उसमें दिखाई देता है। स्कंदगुप्त का जो उदात्त नायक का भाव है, जो गुण है, वो हमें सर्वत्र दिखाई देता है। किस तरह से उनका आंतरिक विराग जागता है, और किस तरह से संघर्षपूर्ण कार्यकलाप पर भी उनका जो प्रभाव है वो इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं कि जब कहते हैं, सोचते हुए कहते हैं कि सम्राट कुमारगुप्त का आसन मेरे योग्य नहीं है, मैं झगड़ा करना नहीं चाहता, मुझे सिंहासन न चाहिए, पुरगुप्त को रहने दो, मेरा अकेला जीवन है, मुझे करना क्या है। तो ये जो विराग का भाव है उसमें विचार किस तरह से उन्नत रूप में दिखाई देता है, और किस तरह से वो चक्रपालित को जब कहते हैं कि संसार में जो सबसे महान है वह क्या है, त्याग का ही दूसरा नाम महत्व है। और इस तरह से हम देखते हैं इनका ये गुण, इसी गुण के प्रभाव से अधिकार, राज्य, युद्ध में वे विशेष रूप में किस तरह से उनमें जो कल्याण और शिवत्व, त्याग का प्रभाव है वो दिखाई देता है। उनके व्यक्तित्व में हमें अनेक आदर्श गुणों के साथ साथ एक व्यवहार कुशलता भी दिखाई देती है, जो कि स्थिति की गहनता समझकर अनुकूल आचरण का पूरा उच्छोम करता हुआ, पूरा उस पे छाया हुआ उसको एक तरह से नायकत्व के रूप में लेता हुआ दिखाई देता है। और स्कंदगुप्त में हमें एक गुण और जो दिव्य रूप में दिखाई देता है वो देश प्रेम का गुण है। निर्लिप्त रूप में निरंतर उनकी चेष्टा दिखाई देती है कि वो आर्य साम्राज्य का कल्याण की भाव उनमें
बढ़ते रहते हैं और उस ओर वो अग्रसर होते हैं। इस साम्राज्य की मंगल कामना के मूल में उनका कोई स्वार्थ नहीं है। उनके द्वारा स्कंद न तो अपना स्वत्व चाहते हैं और न अधिकार ही उन्हें लालसा है। उनकी इच्छा शासन करने की नहीं है। भट्टार की पैशाचिक प्रताड़ना के कारण विदेशी आक्रमणकारी सफल होते हैं जहाँ, और कुंभा के रणक्षेत्र में स्कंद है, वो स्कंद की सेना असफल होती है। उस समय स्कंदगुप्त शक्तिहीन होकर भविष्य की बात सोचने विचारने लगते हैं और उसे अपने दुखों की चिंता नहीं होती। उस स्थिति में केवल ग्लानि इस बात की है कि यह ठीकरा इसी सिर पर फूटने को था। आर्य साम्राज्य का नाश इन्हीं आँखों को देखना था। हृदय कांप उठता है, देशाभिमान गरजने लगता है। मेरा स्वत्व न हो, मुझे अधिकार की आवश्यकता नहीं। यह नीति और सदाचारों का महान आश्चर्य वृक्ष गुप्त साम्राज्य हरा भरा रहे और कोई भी इसका उपयुक्त रक्षक हो। तो इस तरह के जो कथन स्कंदगुप्त के हैं वो उनकी उदारता और सच्चे देश प्रेम को व्यक्त करते हैं। केवल स्कंदगुप्त ऐसे कर्मठ वीर पात्र हैं जो निर्लिप्त राष्ट्र प्रेम का स्वरूप हमारे समक्ष उपस्थित करते हैं। तो ये कहें कि इस नाटक के नायक के रूप में उभर कर आते हैं और ये प्रमुख पात्र के रूप में है।